زدني علما. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली जो आपका चैप्टर है बुक का, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट हमारा जो बेसिकली टॉपिक होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फुल एंड फ्लेज है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाई जाती हैं, यहाँ नहीं पढ़ाई जाती। यहाँ हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड पे देखेंगे। अच्छा, इसका जो फुल फ्लेज फॉर्मेट है वो यहाँ पे उसने दिया हुआ है आपके चैप्टर में। ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक्सेल पे कॉपी भी कर लिया। देखें, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में बेसिकली होती टोटल तीन चीजें हैं। एक आपका आ जाता है तीन मेनली उसके एलिमेंट्स हैं, दो उसकी जो हैं वो एडजस्टमेंट्स हैं कह सकते हैं। तो टोटल पांच चीजें होती हैं, ठीक है। पहला हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अब वो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज कैसे निकालते हैं उसका एक पूरे का पूरा टेम्पलेट है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या है? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज। दूसरा हमें चाहिए डायरेक्ट लेबर। तीसरा हमें चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड पे नॉर्मली नॉर्मली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनती है ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। अब ये जो डायरेक्ट मटेरियल यूज आता है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज, ये बेसिकली जो मटेरियल्स की डेबिट क्रेडिट है, जो हम लोगों ने एंट्रीज देखी थी कि जब डायरेक्ट मटेरियल आता है तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होता है, जब इनडायरेक्ट मटेरियल इशू होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट होता है। ये उसके थ्रू आई है। ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है जो आपको सिस्टम बना के देता है, लेकिन आपके कोर्स में आप लोगों ने बनानी है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर, इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने एंट्रीज की थी कि जब डायरेक्ट लेबर इशू होती है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होता है, वो सारी। फिर फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, यहाँ जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं नॉर्मली जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनती है तो कॉस्ट ऑफ जो जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड है वो अप्लाइड बेसिस पे होते हैं। इसे अप्लाइड भी कहते हैं, इसे एब्जॉर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे आते हैं हमारे पास? देखें, हमारे पास तीन ओवरहेड्स होते हैं। एक हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक हमारे पास होते हैं बजटेड ओवरहेड्स, ठीक है। बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास कैसे आते हैं? बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास आते हैं, हमारे पास बजटेड एक्टिविटी होती है, ऑर्स हो गए, लेबर ऑर्स हो गए, मशीन ऑर्स हो गए, और हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं FOAR से, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। अच्छा, अब ये फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है ये भी, अब फॉर एग्जांपल अगर फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप बजटेड ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे बजटेड एक्टिविटी में। मतलब यही फॉर्मूले को आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं FOAR, कैसे निकलेगा? वो निकलता है आपके बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड या अप्लाइड में। आपके केस में आपकी बुक में अप्लाइड का नाम है अप्लाइड ओवरहेड्स। ये अप्लाइड ओवरहेड्स कैसे आते हैं? हम बजटेड एक्टिविटी की जगह एक्चुअल एक्टिविटी ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी FOAR से, तो हमारे पास अप्लाइड ओवरहेड्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं? एक्चुअल ओवरहेड जो कि गिवन होते हैं। एक्चुअल ओवरहेड गिवन होते हैं, या अगर हम लोगों ने निकालने भी हों, अगर वैसे तो जरूरत नहीं होती, ये गिवन होते हैं। और अगर निकालने हो तो वो क्या होता है? एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल OAR। फैक्ट जो जो OAR होता है ना हमारे पास, फिक्स्ड OAR, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड नहीं होंगे, ये एक्चुअल ओवरहेड्स होंगे। नॉर्मली ये नहीं यूज होता ये वाला, ये गिवन ही होते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम अप्लाइड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे एक्चुअल ओवरहेड जो हैं, एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा हों, ज्यादा आ जाए किससे? अप्लाइड ओवरहेड से, ठीक है। यहां हम चलो इस तरह करते हैं, अगर हमारे अप्लाइड ओवरहेड जो हैं वो ज्यादा हों एक्चुअल ओवरहेड से, तो हम कहते हैं ये ओवर अप्लाइड हो गया। हम क्या कहते हैं? ये ओवर अप्लाई हो गए हैं, मतलब ज्यादा आपने अप्लाई कर दी है। और वाइस वर्सा, अगर हमारे जो है अप्लाइड ओवरहेड कम हो एक्चुअल ओवरहेड से, तो हम कहते हैं अंडर अप्लाई हो गए, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पे जो हम लोग बात कर रहे थे, ये उसने आपके टेम्पलेट में जो फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं ये एक्चुअल वाले दिए हैं।
एक्चुअल की बेस पे आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बनती, क्योंकि एक्चुअल आपको थोड़े पीरियड बाद पता लगते हैं। हम अप्लाइड की बेसिस पे बनाते हैं। अगर तो एक्चुअल की बेस पे बना रहे हो तो हमारे पास तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आएगी आएगी, लेकिन वो होती नहीं है। अगर अप्लाइड की बेसिस पे बना रहे हो तो फिर हमें जाके ये जो अभी मैंने ओवर और अंडर अप्लाई की एंट्री कहा है, ये हमें जाके एक नीचे करनी पड़ती है। अच्छा, जब ये तीनों हो जाएंगे, देखें अगर हम बात करें, इसको मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कर दूं, ठीक है हमारे पास, बल्कि इसको भी यूं कर देता हूं। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, और हमारे पास जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड आ गए। इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आती है, क्या आती है, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इन तीनों को जब हम मिक्स करते हैं, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं दो। हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री जो बिगिनिंग होती है उसे ऐड कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। फिर उसमें से माइनस कर देते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर उसमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और उसमें से जब हम लोग फिनिश गुड्स जो है एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अल्टीमेटली। ठीक है जी। अब मैं अगर इसको वापस करूं ताकि हमारे लिए जो है वो चीजें वापस हो जाएं, तो ये हमारे पास फुल फ्लैज वापस आ गई। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ये टेम्पलेट का रटा लगा लेना है और इसमें चीजें फीड इन करते जाना है। ठीक है जी, मैं इसको नाम दे देता हूं टेम्पलेट का। हम एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोगों ने खुद से थोड़ा थोड़ा चीजें होती हैं, कोई चीज बीच में कोई मिसिंग आ जाती है उससे वापस चलना होता है। हम लोग एक कर लेंगे ताकि हमारे लिए चीजें जो हैं आसान रह जाए। ठीक है, लेट मी मेक इट अ कॉपी और इसको मैं रीनेम करता हूं। हम क्वेश्चन पे चलते हैं जी, जिसमें हमारे पास अंडर ओवर अप्लाइड दोनों आ जाएं। तो लेट मी सी कौन से क्वेश्चन में हमारे पास दोनों चीजें आ रही हैं। ओके जी, मैं चार्जिंग लगा लूं, 1 मिनट। अच्छा जी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इलिस्ट्रेशन 4 5.4, मैं इसको कह देता हूं इलिस्ट्रेशन 5.4। जो जो चीजें होंगी हम इसमें पुट कर जाएंगे, जो चीज नहीं होगी उसको देखते जाएंगे। ठीक है जी, वो क्या कहता है जी, इलिस्ट्रेशन 4 हमें कहती है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। अच्छा जी, उसने हमें जो है कुछ डेटा दिया है। ठीक है, डेटा देता है वो हमें उसने ये फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शाकर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड। उसने कैश दे दिया, अकाउंट रिसीवेबल दे दिया, नोट्स रिसीवेबल दे दिया, मटेरियल दे दिए, वर्क इन प्रोग्रेस दे दिया, फिनिश गुड्स दे दी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है ऑब्वियसली ये ओपनिंग जो है बैलेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस दे दिया, और हमारे पास जो है उसने मशीनरी इक्विपमेंट दे दिया। यहाँ पे हमारे पास नोट्स पेबल है, टैक्सेस है, रेंट पेबल है, सेल्स है, कैपिटल स्टॉक है, हमारे काम की चीज नहीं। यहाँ पे मटेरियल परचेज भी दे दिया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे दी, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल है ये दे दी। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे दी, और नीचे उसने कहा जी फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो अवेलेबल, इन्वेंट्रीज एट December 31st। ये ओपनिंग है, ये वाली जो दी है मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स की, और ये क्लोजिंग उसने दे दी कि क्लोजिंग आपके पास 16,200, 40,500 एंड 21,300 है। कहता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट इज ₹17,695, रिप्रेजेंट ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। खुद से उसने निकाल दिए ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं जी, उसने कहा 17,695 से ओवर अप्लाई हो गए। ओवर अप्लाई कब होते हैं, अभी अभी हम लोगों ने बात की है। ओवर अप्लाई तब होते हैं जब एक्चुअल ओवरहेड जो है वो कम होते हैं अप्लाइड ओवरहेड से, और वाइस वर्सा जो हमारे पास जो है वो अप्लाइड ओवरहेड ज्यादा होते हैं किससे, एक्चुअल ओवरहेड से। अब देखें ओवर अप्लाइड कितने हैं उसने बता दिया हमें। ठीक है, ओवर अप्लाइड है हमारे पास, अमाउंट है कितने की जी, 17 695। ठीक है,
अब हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड भी उसने दिए हैं 8705 के। कितने हैं जी एक्चुअल ओवरहेड? 8705 के। देखिए हमारे रूल के मुताबिक अप्लाइड ओवरहेड ज्यादा होंगे इससे, इसीलिए ओवर अप्लाइड है। कितने से ज्यादा होंगे? इतने से ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब अगर हम लोग 80 इज इक्वल्स टू 8705 में ऐड कर दें 17695, तो हमारे पास कितना आ जाता है जी हमारे पास? बल्कि इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं यहां पे, स्केप, कंट्रोल वी। कितना आ जाता है जी हमारे पास? जो अप्लाइड ओवरहेड होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 98,400 के। हम देख लेंगे जब हम उसको एंटर करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये सिचुएशन है। ओके जी, और पढ़ते हैं। और क्या कहता है? कहता है अच्छा जी बनाओ क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बनाओ, और इनकम स्टेटमेंट बनाओ। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नेम है शाकर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड। तो हम इधर लिख लेते हैं अपने वाले क्वेश्चन में, कंपनी का नाम है शाकर, शाकर इंडस्ट्री लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो है वो आ गया। बनानी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, और 21 दिसंबर के लिए बनानी है। वो हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। लेट मी रीड इट फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या कहता है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है जी, स्टार्ट होता है, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है? डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें यहां से मिलेगी, ठीक है जी। 14,800 की हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मैं यहाँ पे जो है डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री बिगिनिंग कितनी है, दैट इज 14,000, कितने की? 14,800। 14,800 हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको मैं सारे को ना कंट्रोल एक्स और इधर ले आता हूं ताकि कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई मटेरियल्स की ओपनिंग इन्वेंटरी। परचेजेस क्या हमारे पास है कोई? लेट्स रीड इट। हमने, हाँ, मटेरियल परचेज कितना है? 123,000। तो मटेरियल परचेज भी है जी, कितनी है जी मटेरियल परचेजेस? 123,000। अच्छा, रिटर्न हमारे पास नहीं है, तो हम लोग जो है क्या करता हूं मैं यहाँ पे चलो इसको मैं जो है वो डिलीट कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास रिटर्न्स नहीं है, ठीक है। नेट परचेजेस हमारे पास, अगर रिटर्न्स नहीं है तो नेट परचेजेस करने की जरूरत नहीं, अगर होती तो हम उसमें से माइनस करके नेट परचेजेस आ जाती, ठीक है। अच्छा, अब मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज कितने हैं? हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने जो है इस वाले में एक मिनट, कंट्रोल जी, मैं यहाँ पे जो है वो जीरो डाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इजी आ जाए। ये जीरो है। और जब हम लोगों ने नेट परचेजेस क्या करनी है? हम लोगों ने इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो हमारे पास नेट परचेजेस भी आ गई। अब हमारे पास मटेरियल अवेलेबल यूज कैसे आएगा? इसमें हम लोग ओपनिंग में परचेजेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या आ गया? मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? एंडिंग इन्वेंट्री हम लोग यहां से ले आएंगे, कितनी है? 16,200। तो मैंने यहां पे एंडिंग इन्वेंट्री डाल दी, कितनी है? 16,200, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? ये माइनस में है, बल्कि मैं एक काम करता हूं, एक मिनट सिर्फ। फॉर्मेट नंबर, और इस पे भी कर देते हैं फॉर्मेट नंबर, और इस पे भी कर देते हैं फॉर्मेट नंबर, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ गया ये, जब हम लोग मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये माइनस मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो मैं प्लस करूंगा तो ऑलरेडी वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे पास यूज्ड, हमारे पास उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैं जीरो लिख देता हूं। तो अब क्या होगा? हम लोग लेस करने थे, अब हमारे पास क्या होगा? जब हम लोग इसमें से
इसको लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज हमारे पास आ गई कितनी, 121,600 की। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर उसने हमें जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया 82,000 की। तो आई विल बी पुटिंग इट ओवर हेयर, 82,000 हमारे पास आ जाएगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो 82,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी आ गई। अच्छा, अब जो है फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो उसने एक्चुअल दिए हुए हैं, ये सारे जीरो 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 जीरो, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल नहीं है अभी, यहाँ पे एक्चुअल नहीं ला रहे, यहाँ पे हम लोग जो है वो अप्लाइड पे लाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अगर उसने अप्लाइड कुछ दिया हुआ है कहीं पे, क्योंकि ऑलरेडी उसने ये दे दिया है कि ओवर अप्लाइड है, तो हम लोगों ने रिवर्स कैलकुलेशन करनी है तो रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कहीं नहीं उसने दिया, नॉर्मली वो कहता होता है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, लेबर के हिसाब से निकलती है परसेंटेज। तो हम देख लेते हैं जी, फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे, हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किए थे, दैट इज 98,400। तो हम यहाँ लिख देंगे जो है 98,400 है हमारे फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, अगर मैं कैलकुलेशन भी करना चाहूँ ये कितने बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है ये होते हैं लेबर के, तो लेबर थी हमारी 82,000 की, डिवाइडेड बाय 98,400। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, इसी अमाउंट को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी, एंटर किया, और इस सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी, ये क्या गलत दे रहा है, या चले यूं करते हैं ना, इज इक्वल्स टू 98,98400 डिवाइडेड बाय 82,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 100, 120। ठीक है, तो 120% है। अगर हम यहाँ पे लिखना भी चाहें कि ये किस तरह अप्लाई हुए हैं, ये अप्लाई हुए हैं जी 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने रिवर्स करके निकाल ही लिया था। अब जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी, हम क्या करेंगे, इसको, मैंने आपको कहा था इन तीनों को ऐड कर देंगे, प्लस दिस वन, एंटर किया, तो हमारे पास जो टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई वो कितनी आ गई, 3,02,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास सिंपल सी एडजस्टमेंट्स हैं। क्या एडजस्टमेंट्स है हमारे पास, हम लोगों ने सबसे पहले इसमें ऐड करनी है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री ओपनिंग, जो कि हमें मिलेगी ट्रायल बैलेंस में। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कितनी थी, 35,600 की, तो ऐड करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 35,600 ऐड की, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंटर किया, तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब क्लोजिंग कितनी आएगी जी, क्लोजिंग हमारे पास एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस दी होती है, जो कि 40,500 है। मैं यहाँ पे 40,500 एंटर कर देता हूं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि माइनस वाली जो है वो ऐड हो जाती है। तो एंटर किया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 297,000, 297,100। ठीक है जी, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इतनी अभी तक चीजें मैन्युफैक्चर हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 16,300, 16,300। अब इसको ऐड कर देते हैं हम लोग इसमें, 16,300 को ऐड कर दिया, और लेस कर देंगे हम लोग, क्या लेस कर देंगे हम लोग, फिनिश गुड्स, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के एंड पे मिलेगी। फिनिश गुड्स कितनी है, 21,300, 21,300। तो हम लोग क्या कर लेंगे जी, यहाँ पे प्लस कर देंगे। अच्छा, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई वो कितनी आ गई, 292,100 की। ठीक है जी, कितनी आ गई, 292,1,000 की। अब ये जो हम लोगों ने बनाई है,
ये बनाई है अप्लाइड बेसिस पे। किस बेसिस पे बनाई है? अप्लाइड बेसिस पे। जो नॉर्मल है, मैं इसके साथ जो है ब्रैकेट में लिख देता हूं नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम कर लेते हैं। क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आई है नॉर्मल। वो कितनी है? वो है हमारे पास, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। वो हमारे पास आई है 292 100 से। ठीक है, हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो है वो अंडर और ओवर अप्लाइड हुए हैं। हमारे पास क्या हुए हैं? ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड थे, यानी हम लोगों ने ज्यादा लगा दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो ये कॉस्ट आई है इसमें हम लोगों ने ज्यादा लगाए हैं। अगर ज्यादा लगाए हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको लेस करना है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल लानी है ना, जब लेस करेंगे ओवर अप्लाइड को तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी एक्चुअल बेसिस पे। या तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो सारे के सारे एक्चुअल गिवन होते हैं। अब अगर एक्चुअल गिवन नहीं है तो हम उन्हें जो है वो एक्चुअल निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे, अब अगर क्वेश्चन में जाए तो क्वेश्चन में एक और छोटा सा ट्विस्ट है। वो कह रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट इज ₹17,695, जो हम लोगों ने यहाँ निकाला हुआ है। 17,695 ओवर अप्लाई हुए हैं। represent over applied factory overhead. This variance is distributed over entire production of period. अच्छा, इंटायर प्रोडक्शन ऑफ पीरियड क्या है हमारे पास? इंटायर प्रोडक्शन ऑफ पीरियड हमारे पास जो है वो तीन चीजें आती हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेट मी राइट इट ओवर हेयर। एक तो आपके पास जो है वो, इसको कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, फॉर्मेट सेल, मर्ज। अच्छा, एक तो आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कि आपने कहा भाई इतनी कॉस्ट है जो बिक गई। अच्छा, उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है। क्लोजिंग, वो तो नहीं बिकी ना, वो तो इन्वेंट्री है, क्लोजिंग है। एंडिंग इन्वेंट्री वो तो अभी आपके पास एज एन एसेट पड़ी होगी। इसी तरह आपके पास फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड इन्वेंट्री पड़ी होगी, एंडिंग वाली। वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इन तीनों पे चार्ज करना है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 292 100 की। हमारी एंडिंग जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस कितनी थी? हमारी एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस थी 40,500, क्योंकि उसने ये कहा है ना हमें कि प्रोडक्शन पे आपने सारे पे करना है। ठीक है, तो 40,500 थी हमारी वर्क इन प्रोग्रेस, 40,500। और हमारे पास जो एंडिंग फिनिश, जो फिनिश गुड्स एंडिंग थी वो थी 21,300। तो ये थी हमारे पास 21,300। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, सम कर दें इधर, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 353,900 की। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब इसी तरह हम लोग जो है वो इन्हीं को चार्ज कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कितनी चार्ज होगी? अपोर्शनमेंट हो जाएगी। कैसे होगी अपोर्शनमेंट, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, 292 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है? 353,900, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके जो ओवर अप्लाइड थे। ठीक है, ओवर अप्लाइड कितने थे? 17,695। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इसी को ड्रैग करता हूं। ठीक है, ये 5 है, ये भी 5 है। फर्क क्या आएगा, यहां पे जो आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है दैट विल बी 4,500, 40,500, और दिस विल बी 21,300। तो हमारे पास अपोर्शनमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। कंट्रोल सी इज इक्वल्स टू कंट्रोल वी, ये मल्टीप्लीकेशन है, एंटर किया तो आ गया मेरे पास 14,605। इसी तरह मैं जो है वो
जो ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट आनी है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री के लिए, और जो ओवरहेड की एडजस्टमेंट आनी है फिनिश गुड्स के लिए। हमें अभी जो है सिर्फ 14,600 चाहिए था, 14,605, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। ओवर अप्लाइड कितने थे जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में होंगे? 14,000, कितना था? 14,605। 605 ये माइनस है, क्योंकि ओवर अप्लाइड होंगे तो माइनस करेंगे, अंडर अप्लाई होंगे तो ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 277,495। ठीक है जी, ये हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इससे आगे जो है वो उसने कहा है जी हमें दूसरा पार्ट क्या था इसका? दूसरा पार्ट था जी, उसने कहा स्टेटमेंट बनाओ। वो हम लोगों ने बना दी है, शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल एंड एक्चुअल। ये एक एडजस्टमेंट होती है जो कि हमें करनी होती है। और उसने क्या कहा है? उसने कहा जी इनकम स्टेटमेंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31st 2000 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अच्छा, बैलेंस शीट तो हम नॉर्मली नहीं बनाते, हम जो है उसकी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इनकम स्टेटमेंट मेनली बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी? ट्रायल बैलेंस हमारे पास था, इनकम स्टेटमेंट हम बना लेते हैं जी। इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे उसका टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं, बस इतना सा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये कंपनी का नाम आ गया जी। कंपनी का नाम क्या है? यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या बना रहे हैं हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड वही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे कोई बड़े चीजें नहीं आएंगी, यहाँ पे हम एक ही चीज लाएंगे। दो कॉलम को ले आते हैं, ये थर्ड वाला कॉलम जो है उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये चेंज हो जाएगा हमारा। विल स्टार्ट इनकम स्टेटमेंट विद व्हाट? हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है, बल्कि इसको मैं डिलीट करता हूं ताकि फॉर्मूले भी डिलीट हो जाएं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है हमारी जी सेल्स से। ठीक है, सेल्स हमारे पास कितनी है जी? सेल्स है हमारे पास सेलिंग कॉस्ट है, ये हमारे पास सेल्स है 423,610 की। तो मैंने यहाँ पे लिख दी क्या? हमारे पास जो सेल्स आ जाएंगी वो कितनी है? एज पर 423,610। 423,610 ये सेल्स है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट हम लोगों ने निकाल ली है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि एक्चुअल है। एक्चुअल बेसिस पे है, कितनी है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हम लोगों ने निकाली है यहाँ पे, दैट इज 277,495। 2 - 277,495 एंटर कर दिया। इसको भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं, नंबर, और इसको भी कर लेते हैं फॉर्मेट, नंबर। ठीक है जी, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा, ये जो स्टेटमेंट बनती है आपकी, ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल एंड पे बनती है, जब आपके पास आपको मटेरियल की कॉस्टिंग भी आती है, आपको लेबर कॉस्टिंग भी आती है, आपको जो है फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्टिंग भी आती है। तो ये सबसे एंड पे जाके बनती है। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? इसके बाद हम लोगों ने जो है इसमें से माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैं क्या करता हूं? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोगों ने माइनस करना है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोगों ने
माइनस करना है, जिसमें हमारे पास सेलिंग आ जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मली, और एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं? एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, इसमें हम लोगों ने एक्सपेंसेस, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस जो है हमारे पास कौन कौन से हैं, हम देख लेते हैं अपने उसमें स्टेटमेंट में। सेलिंग कॉस्ट उसने दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अलग से दे दी। 36,800 हमारे पास सेलिंग आ गई, 36,800 हमारे पास सेलिंग आ गई। और हमारे पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी है? 10,000 माइनस 10,200। अच्छा, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, दिस प्लस दिस, एंटर किया तो हमारे पास 47,000 आ गया। इस 47,000 को हम माइनस कर देते हैं जी अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से। ये ऐड का इसलिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कि हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट जो है वो माइनस में है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास जो है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, आपके पेपर में ज्यादातर बैलेंस शीट नहीं मांगते, यहां तक कि मांगा जाता है, तो हम लोगों ने इसको कर दिया। अच्छा, अब यही ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसमें बस एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, या एक्चुअल बेसिस पे कर लें, या आप जो है वो एक्चुअल नॉर्मल से एक्चुअल पे आ जाए, इससे ज्यादा और एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हम अपनी बुक में वापस जाएं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं ऊपर, अगर हम लोग के, अच्छा यहाँ से कुछ वो कहता है रेशोज कैलकुलेट हो सकती हैं, जो कि रेशोज यहाँ पे उसने कैलकुलेट की। नेट इनकम परसेंटेज हो सकती है, जैसे नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100%। ये हम लोग नेट इन परसेंटेज निकाल, नेट इनकम क्या होगी? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, जो अभी हम लोगों ने किया है। और क्या हो सकती है? या इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम एंड एक्सपेंस आइटम्स। ठीक है जी। और क्या हो सकती है? ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि अभी हम लोगों ने निकाली है, डिवाइड बाय सेल्स कर दे। लेट्स सपोज अगर हम लोग निकालना चाहिए ये वाली ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज कैसे निकलेगी जी हमारे पास? हम क्या करेंगे? हम अपनी जो ऑपरेटिंग इनकम है 99,115, उसको डिवाइड कर देंगे किस पे? उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग नेट सेल्स पे, जो कि हमारे पास 423,610 है, और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं, ठीक है, ये 100 है, और इसको इक्वल का साइन डाल देता हूं, और यहां पे मैं मल्टीप्लीकेशन डाल देता हूं, तो ये कितनी आ गई हमारे पास? 23% है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज तो हम निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग इनकम कैसे आती है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अभी हम लोगों ने निकाले हैं। ये उसने कुछ हमें टेम्पलेट भी दिए हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अभी निकाल लेते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज भी। अच्छा जी, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी हमारे पास, ग्रॉस इनकम कह लें, ग्रॉस प्रॉफिट कह लें, एक ही बात है। कैसे निकलेगी? हम लोग क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 146,115, डिवाइड कर देंगे जी इसे किस पे? 423,610, और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, इसको मैं ड्रैग करता हूं, और इक्वल का साइन डाला मैंने, और मल्टीप्लिकेशन डाल दी, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है मेरे पास 34% आएगा। अच्छा, नॉर्मली जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होता है, नॉर्मली नहीं, होना ही चाहिए ऑपरेटिंग इनकम से, और इसी तरह ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होता है किससे? नेट इनकम से, क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस होते जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारे पास क्या ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ गया।
बाकी ये सारा उसने चैप्टर में ये हमें वही दिया था, एक टेम्पलेट भी दिया है उसने। ये एक्चुअल, ये देखे ना, फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल माइनस हुए में, तो हमारे पास जो है वो एक्चुअल बेसिस पे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है। इसमें हमें एडजस्टमेंट करने की, अंडर और ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बहुत आसान है, आप क्या करें, आप बस याद कर लीजिएगा इस टेम्पलेट को, जो हम लोगों ने ये टेम्पलेट बनाया, ठीक है। टेम्पलेट याद होगा, इसमें चीजें पुट करते जाएं। अपने लिए आपने याद करना है कि अप्लाइड और एक्चुअल ओवरहेड कैसे निकलते हैं, वो गिवन होता है। अप्लाइड ओवरहेड अगर ज्यादा होंगे एक्चुअल ओवरहेड से तो ओवर अप्लाइड होगा। अप्लाइड ओवरहेड अगर कम होंगे एक्चुअल ओवरहेड से तो अंडर अप्लाई होगा। इसको हम लोगों ने, ओवर अप्लाइड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में माइनस करना है, अंडर अप्लाई को हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में ऐड बैक करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की फिगर में। अच्छा, अगर हम इनकम स्टेटमेंट में इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो तो वो उलट होती है। क्यों उलट होती है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में कॉस्ट में हम ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, जबकि जब इनकम स्टेटमेंट में कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट में ये हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो प्रॉफिट में ऑब्वियसली ये उल्टा हो जाएगा इन केस, बल्कि मैं लिख देता हूं। हमारे पास ये वाली एडजस्टमेंट आती है, व्हेन व्हेन एडजस्टेड एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिगर, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारे पास ऑपोजिट जब ये इनकम स्टेटमेंट की फिगर में होगा। इनकम, या हम कहेंगे प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नॉर्मली ये ग्रॉस प्रॉफिट फिगर में एडजस्ट किया जाता है, इसको डिपेंड करता है। तो ये उलट हो जाएगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अच्छा यहां पे हम क्या करते थे, हम करते थे लेस, और इसको हम करते हैं क्या, ऐड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की फिगर में, ठीक है। यहां पे हम क्या कर देंगे, यहां पे इसको ऐड कर देंगे और इसको जो है वो लेस कर देंगे, उलट आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है कि किस जगह पे एडजस्टमेंट करना है। दोनों में एडजस्टमेंट होती है। अभी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में की है, और जो है वो लॉजिक बहुत सिंपल है। देखें, आपने ओवर अप्लाई किया, ओवर अप्लाई का मतलब क्या, आपने ज्यादा जो है वो ओवरहेड्स को कॉस्ट में ऐड कर लिया। अब क्या करें, कॉस्ट में से लेस कर दें। और यहां पे अंडर अप्लाई है तो कॉस्ट में ऐड कर दें अगर कॉस्ट है। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट में कर रहे होंगे तो आपने क्या किया, ओवर अप्लाई कर दिए थे। तो ओवर अप्लाई किए थे तो आपने क्या किया था, आपने प्रॉफिट कम आया होगा तो इसलिए प्रॉफिट को बढ़ा दें, ऐड कर दें प्रॉफिट में, ठीक है। और अगर जो है वो अंडर अप्लाई किए थे तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा तो प्रॉफिट को कम कर दें, ठीक है, लेस कर दें प्रॉफिट को। तो ये लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, हमारा जो है ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हम लोग जो है वो मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।